नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 50 प्रश्नों पर और इनका डिटेल एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में 102 पोस्टों पर जो है समाजशास्त्र के लिए अधियाचन आया हुआ है, यानी 102 पोस्टों पर वैकेंसी है। अब आपको ये 102 पोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और पोस्ट इतनी कम नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट हैं। इसके लिए यदि कैंडिडेट बहुत ही सीरियस तरीके से तैयारी करेगा तभी अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएगा। इसलिए आप लोगों से ये हमारी तरफ से एक सजेशंस है कि यदि कोई कैंडिडेट हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो हमारे नंबर पर वो फ़ोन करे और ठीक तरीके से, चाहे वो व्हाट्सअप करे या टेलीग्राम करे, उसे पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हम अपना एक जो है प्राइवेट या पेड ग्रुप जैसा कोर्स चलाते हैं, उसे आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारी फ़ीस काफ़ी मिनिमम है। अगर आपको फिर भी पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें कहा गया जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था क्या है। बहुत इजी प्रश्न नहीं है, टेढ़ा प्रश्न है। अभी ये अवस्था कोई होती है, देखो पहला लिखा जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, तो गलत है। जन्म दर निम्न, संक्रमण पूर्व अवस्था लिखा है, ये शब्द लिखा है। तो जन्म दर निम्न होगी, मृत्यु दर निम्न होगी और जन्म दर उच्च होगी, तो इस स्थिति को कहा जाता है संक्रमण पूर्व अवस्था। अब इन सब पे काम करने वाले समाजशास्त्री वो जो है वो का नाम क्या है, उनका नाम है माल्थस। और माल्थस जनसंख्या वृद्धि को कैसे बताते हैं, बीजगणितीय क्रम में। संसाधनों को कैसे बताते हैं, अंकगणितीय क्रम में, तो आपको पता हो। अब आगे कहा गया है समिति, अगला प्रश्न है समन्वित समितियों में संघर्ष स्थानिक तथा आवश्यक होता है। ये प्रश्न मेरे डायरेक्ट लेक्चर से है। अभी मेरे पूरे लेक्चर्स आए नहीं हैं यूट्यूब पर, लेकिन जब पूरे आ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। समन्वित समितियों में संघर्ष स्थानिक तथा आवश्यक होता है, ये किसने कंसेप्ट दिया है। तो जब आप जैसे ही आप समन्वित जो है समितियां पढ़ेंगे तो आपने कभी आईसीए का कंसेप्ट पढ़ा होगा, और आईसीए का कंसेप्ट पढ़ते ही आपके दिमाग में राल्फ डेहरेनडॉर्फ आएगा, मॉडर्न थिंकर, ये मार्क्सवादी चिंतक हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में अंतर्निहित सहयोग और संघर्ष के तत्व पाए जाते हैं। सहयोग और संघर्ष कहाँ पाया जाता है, एकदम इजी प्रश्न मेरे लेक्चर से। प्रतिस्पर्धा में सहयोग और संघर्ष दोनों कहाँ होता है, प्रतिस्पर्धा में। अब साथ साथ प्रतिस्पर्धा कर रही, सहयोग है, संघर्ष इस बात का है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन श्रेणी में आएगा। अगला 1991 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हालांकि इसका जवाब जो है महाराष्ट्र है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, अभी भी महाराष्ट्र में ही है। अगला 2011 जनगणना के अनुसार भी। एक दिन जनगणना पर एक वीडियो बना देंगे कंप्लीट। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर का छप्पर डालना वर्जित है। ये प्रश्न यूपीपीएससी में पहले जब होता था एग्जाम ऑप्शनल वाला, तब बहुत पूछा जाता था। तो ये गोंड जनजाति में ऐसा है, गोंड जनजाति हल छूना और घर का छप्पर डालना वर्जित है। छठा नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा के संबंध में कौन सही है। ऑप्शन ले लेते हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है एक तो राज्य जरूरी नहीं, राज्य प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ना तो जनजातियां करती हैं। संपत्ति कर जब लोगों के पास होती तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है बिजनेस में, और सरकारें प्रतिस्पर्धा करती हैं। 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला, खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता, क्या नहीं होता प्रत्यक्ष, प्रतिस्पर्धा नहीं होती भाई, वहाँ तो लोग उपभोग के लिए अपना जीवन जीते हैं। अगला प्रश्न 8वां, इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जातियाँ भारत में कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। अगला 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। अब ये सब जो है वो जो काम है ये सब जनजातियाँ करती हैं, ये करती हो जनजाति।
अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से तथ्य और मूल्य के बीच में कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने मूल्यों के समर्थनकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूकता दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों के समर्थन में नहीं करते। व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते। सही बात है। सरल भाषा में इसे समझाते हैं कि किसी घटना को आपने देखा तो उसके वैल्यूज़ को भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपको डायरेक्ट तौर पर दिख रहा है कभी कभी वो सच होता नहीं है। तो ये दोनों चाहिए, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला संस्कृति से जुड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य संस्कृति को अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं की अनुक्रिया या मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में किसने देखा? तो मेलिनोवस्की ने देखा। जैसे ही आवश्यकता शब्द आए और संस्कृति से जुड़े, आप ये टैग लाइन है कि आप मेलिनोवस्की तुरंत लगा दीजिए। अगला प्रश्न, विचलन का क्या अर्थ है? विचलन का कंसेप्ट किसने दिया? ये कंसेप्ट दिया है रॉबर्ट किंग मार्टन ने, और एनोमी का कंसेप्ट डुर्खीम ने दिया, विचलन में वो डुर्खीम ने दिया और मार्टन ने भी उस पर काम किया है। 12 नंबर प्रश्न क्या है? विचलन क्या है? निश्चित प्रतिमानों से दूर हट जाना। यानी ये दो बातें करते हैं मार्टन, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन, उसमें विसंबंधन यानी मेल न होना ही जो है विचलन के लिए उत्तरदायी कारक है। अगला 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? अच्छा प्रश्न है। तो किबुट्ज समुदाय है, एक परिवेश समुदाय, ग्राम समुदाय है, जबकि एक संप्रदाय समुदाय नहीं है। 14 नंबर प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से परिस्थिति एकरूपता की कौन सी आधारभूत विशेषता है? परिस्थिति एकरूपता, स्टेटस है ना। परिस्थिति और भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। कमेंट करके बताइए किसने कहा है। कम से कम कमेंट लोग करते हैं, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अपनी सफलता सुनिश्चित करने में सहायक होगा जब आप मेहनत करेंगे। पहला ऑप्शन, व्यक्ति की परिस्थितियों के सादृश्य नहीं। दूसरा ऑप्शन, समूह के सदस्यों की परिस्थितियों में सादृश्य नहीं। अगला, व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध में सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्याशाओं में सादृश्य। ये ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? जिसके सभी मनुष्य समान सदस्य हैं उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा समाज। 16 नंबर प्रश्न में आते हैं, किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगतता मिली हुई है? जब हत्या करने वाले के अपराध को दंडिक भोज देने की दशा में साफ माफ़ कर दिया जाता है, यानी हत्या करिए और दंडिक भोज दे दीजिए, बस सब कुछ माफ़ है। तो ऐसा होता है गोंड जनजाति में। 17 नंबर प्रश्न में पवित्र और पवित्र की बात कौन करता है? सिगरेट और प्रोफेन की बात कौन करते हैं? यहाँ पर इमाइल दरखाइम। पवित्र और प्रदूषण की बात अगर आ जाता है तो होता है डुइमा। झूम खेती से क्या तात्पर्य है? आगे देखते हैं। झूम खेती से तात्पर्य है मित्रों स्थानांतरित खेती से, यानी कि जनजातियां एक जगह खेती करती हैं पेड़ पौधे काट कर, और फिर मौसम जो है चेंज होने पर बदल देती हैं जगह, उसे कहा जाता है स्थानांतरित खेती। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। अगला, कुल से क्या तात्पर्य है? कुल से तात्पर्य है फ्रेंड्स गोत्र से, परिवार से, वस्तु या उपहार के विनिमय प्रणाली से। अब ये प्रश्न यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कभी कभी इसको गोत्र से भी अर्थ लगाया जाता है इसका, तो इस प्रश्न को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? मानववाद का प्रतिपादन देखो लिखा है, प्रतिपादन किसने किया, या मानववाद से जुड़ा है ये नहीं पूछा है, तो इलियट मेरिट ने किया। अगला 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है संस्कृति के तत्वों के एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रसार। जाहिर सी बात है, मान लो अमेरिका से कोई इंडिया जाता है और वहाँ कल्चर सीखता है और वापस अपने समाज में जाता है, तो क्या डिफ्यूजन है, प्रसार है। अगला, कौन संस्कृति परिवर्तन के लिए प्रासंगिक है?
पहला भौतिक पर्यावरण, नहीं। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, बिल्कुल। संस्कृति परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली जैसी होगी वैसी संस्कृति निर्माण होगी, मार्क्स का ऐसा कहना है। हालांकि इसका जो है उत्तर डी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भौतिक पर्यावरण भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है और आविष्कार और खोज भी प्रभावित करते हैं, इसलिए डी आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अक्सर कमीशन क्या करता है कि कोई एक उत्तर भी ले लेता है, तो लेकिन मेरे हिसाब से डी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 23 नंबर प्रश्न में, भाई और बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ भोजन कर सकते हैं। ये कौन से कल्चर में है भैया? ऑप्शन ले लेते हैं, वेड्डा बैगा जुलू होपी, तो वेद्दा जनजाति में ऐसा है। रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? तो रामकृष्ण मिशन एक समिति का उदाहरण है, क्योंकि उसके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो समिति के आप सदस्य रहें या न रहें, ये इसमें है। 25 नंबर प्रश्न में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है जन्म एवं मृत्यु दर, प्रव्रजन की दिशा, माइग्रेशन की दिशा, आयु समूह नहीं, लिंग अनुपात नहीं। 1 और 2 लगेगा। 26 नंबर पर आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, उस निम्नलिखित में से उस पर चिन्ह लगाइए जो प्रजाति नहीं है, यानी रेस नहीं है। और रेस क्या होती है मैं बता चुका हूँ। तो भारतीय प्रजाति एक है, नागा है, एशियाई है, कोई नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन लेते हैं, नहीं किया जाता कहा है। सामाजिक समूहों से उसका स्थान, सत्ता की मात्रा को काम में लाना, ये भी ठीक है। अधीनता की मात्रा को जो अपेक्षित है, ये भी ठीक है। अगला धार्मिक प्रतिमान जो इसे स्वीकार करने हैं, ये होगा विकल्प। अगला 28 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन है नुअर, कुकी। अगले ऑप्शन पर आते हैं, सीमा नागा लिखा हुआ है, तो सीमा नागा को जो है एक संपत्ति के रूप में देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के लिए 3 आदर्श कौन है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिए। संपत्ति, शक्ति, प्रस्तुति, प्रॉपर्टी, पावर, प्रेस्टीज, 3P कहा जाता है। 3P मॉडल किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। अगला प्रश्न, एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अपनी चिकित्सा टीम के सदस्यों के साथ मजाक करता है, उसका व्यवहार एक उदाहरण है भूमिका अनवधान का, यानी कि भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहा है। 31 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि परसंस्कृतिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? तो परसंस्कृतिकरण आप लोग पता है, मैंने बता दिया है। पहला, 2 संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक संस्कृति दूसरे से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक, यही विकल्प सही है। 32 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अनेक सांस्कृतिक तथा संजाति समूहों, संजाति मतलब एक ही जाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने साधारणतः किस शब्द का प्रयोग किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके लिए एकीकरण शब्द प्रयोग किया गया, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आत्मसातकरण बिल्कुल नहीं होगा, एकीकरण शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हर्स्कोविट्ज के लिए संस्कृति का क्या अर्थ है? बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर्स्कोविट्ज। ये कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कि डेफिनेशन ही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला, विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए मैके मेरियट ने सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा के विपरीत किस अवधारणा को दिया? सार्वभौमिकीकरण के विपरीत है स्थानीकरण। अब आपको 2 चीज़ें पता चली, विलेज इंडिया किसकी पुस्तक है और ये 2 कंसेप्ट किसने दिए, तो आपको पता है। 4 प्रश्न आपकी कंप्लीट हुए। 35 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पुरागत समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं, यानी परंपरागत समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो भाई पहला, यांत्रिक सहमति, नातेदारी की प्रधानता होती, सामाजिक विविधीकरण नहीं होता, संविदात्मक संबंध नहीं होते। पहला दूसरा सही हो गया। अगला, लोक नगरी सातत्य के विचार
को कहाँ दिया गया है? लोक नगरी सातत्य के विचार को मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो ये मैक्सिको में। 37 नंबर प्रश्न, सांस्कृतिक मदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। अभी भी प्रश्न पीछे आ चुका है।